अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल और हम अपना प्रोग्राम लेकर आते हैं बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी के डिफरेंट पर्सनैलिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। जी समीना, तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आज की बात से। गुल, आज मुझे सुबह किसी ने दुआ भेजी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा चले मैं आज ही शेयर कर देती हूँ। दुआ भेजने वाले का भी बड़ा शुक्रिया। उसमें था कि रब कहता है, अल्लाह कहता है कि किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे खुशी ना मांगो, किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे खुशी ना मांगो, किसी को एक पल की खुशी देकर अपनी तकलीफ़ की परवाह ना करो। तो इतना आमिर का इतना अच्छा लगा मुझे। देखिए ना, वाकई। और हम लोग हमेशा ही बस हमें ये पता ही नहीं चल रहा था कि हम कितना दूसरे का दिल दुखाते जा रहे हैं, और बस अपने लिए हमेशा ना सुकून, खुशियाँ और अल्लाह से हमेशा दुआ करे होते हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि हम दूसरे का कितना दिल दुखा रहे हैं। हमें तो यही होता है ना कि जो हमने कह दिया वो सही है, जो हमने बता दिया वो ही अच्छी बात है। मतलब आजकल बहुत हो गया ये कि, और फिर हम अल्लाह से कहते हैं मुझे दे दे, मेरे साथ तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे क्यों परेशानी हो रही है। हम ये नहीं देख रहे कि हमने कहाँ कहीं गलती तो की होगी। वही बात है समीना, हम लोग दिन में इतना दूसरे का दिल दुखा देते हैं और समझते हैं ये हमारा राइट था। हम ऐसा करते हैं कि जी हम तो सच्चे हैं, हम तो मुंह पे कह देते हैं, हमने जो किया ठीक किया है, ये भूल जाते हैं। और फिर जब अपना वक्त आता है तो बैठ के हम वो दुआएं मांगते हैं, वो अल्लाह से फरियादें करते हैं, और उस लम्हे ये भूल जाते हैं कि हम पहले ये तो देखें कि हम कितनी आपने ज़बरदस्त आज बात की है समीना, मज़ा आ गया। और बात देखिए, मैसेजेस ये आते हैं, हम देखते हैं, सुनते भी हैं, मगर अमल नहीं कर रहे होते। और हर मैसेज में देखें कितनी जिंदगी की एक ना बड़ी वो है। और जब कभी कोई, और दूसरा बात ये ना गुल कि हम लोग को, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का एहसास मर गया। ठीक है, हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, हम इस्तग़फ़ार भी करते हैं, अल्लाह मियां हमारे इस्तग़फ़ार भी पूरी करता है, हम भी फरिश्ते तो हैं नहीं, बिल्कुल। हम लोग लेकिन दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा गलतियां करते हैं। आगे अभी तो आप यहाँ से यहाँ ना जाओ, आपके पीछे मुड़ के 10 लोग बात कर लेते हैं। लेकिन बस एक छोटी सी दुआ आई और मुझे वो ही तो इसलिए कहीं ना कहीं खटकेगी, कभी आदमी वो हो जाता है। मैंने नोट किया कि जैसे हम अपने प्रोग्राम में, जैसे आज की बात में आप कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं, तो इस तरह से वो बात की हम वैल्यू और उस चीज़ का असर जो है हम डिफरेंट ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और किसी ने मुझे भेजा, मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने पढ़ा भी, मुझे अच्छा भी लगा, और मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे दुआ दी ना, तो बस कि अगर मैंने किसी के लिए कोई नेकी की होगी, शायद उसने मेरे लिए दुआ कर दी होगी। राइट। तो हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम अच्छे काम करते हैं तो उसका अजर मिलता है जरूर। आपने नोट किया कि इवन हम भी, वही बात आ जाती है, जो हम बोल रहे होते हैं वो हम खुद भी मतलब करते हैं, लेकिन किसी वक्त एहसास होता है कि ये गलत है, इसलिए हम उसे मेंशन कर देते हैं। और जैसे हम भी देखते सुनते हैं, पढ़े बगैर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते ही नहीं, लेकिन वही हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको देख लें, उसे समझ लें, उसका असर ले लें, तो कसम से जिंदगी जो है ना वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमने बना दी, जितनी बन गई हुई है, और जितना हम भाग दौड़ में लग गए। बिल्कुल। चलें, तो फिर अब मेरे ख्याल से नाज़रीन इंतजार कर रहे होंगे कि आज हमें गुल क्या बताएंगी। जी समीना, सच्ची बताऊं, बातें तो दिल चाहता है वो करते चले जाएं, अच्छी बातें जो है ना वो मैसेजेस और बातें करते चले जाएं, लेकिन जाहिर है ये भी एक आपने बताना है, एक ये भी है, मेरी भी शामत आई है। तो समीना, ऐसे है कि बार बार वही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जैसे यही आज की बात से कुछ चीज़ हम हाईलाइट कर देते हैं, कोई चीज़ हम पॉइंट आउट करते हैं तो उसका असर ज़्यादा हो जाता है। सेम इसी तरह से ये वो बातें हैं छोटी छोटी सी हेयर से रिलेटेड, जो मुझसे क्लाइंट्स, मेरे फ्रेंड्स, बाकी जैसे भी वो पूछ रहे होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर इसलिए ज़्यादा उसे मेंशन करते हैं या उसे हाईलाइट कर देते हैं, तो ताकि ना कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे अब ग्रे हेयर के बारे में है, हमने अपने पहले प्रोग्राम्स में काफ़ी डिटेल से बताया है ग्रे हेयर के बारे में। तो इसमें यह आया कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा मुझसे पूछा है, मेरी क्लाइंट ने कहा कि गुल ये क्या बात है कि जो 2 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद जो ग्रे हेयर हैं वो दिखने लग जाते हैं, नजर आ जाते हैं। क्या क्वालिटी का कुछ ऐसा है इसमें,
मसला या फिर ये क्या वजह है, या हम लोगों का कोई जो डेली हमारी रूटीन है उसमें कुछ ऐसा है, ये वजह क्या है। बिल्कुल। तो मैंने भी कुछ चीज़ें भी ना जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पूछते हैं, या देखें अब इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है कि हम खुद भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा। कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं हम कि भाई हमने भी जवाब भी देना है कि क्लाइंट को हमने फिगर आउट करना है कि इसका हल क्या हो सकता है। मैंने अपने एक क्लाइंट पर क्या किया कि एक हाई एंड कलर लिया। देखिए, एक तो हमेशा ये कहते हैं कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और हाई एंड का मतलब ये नहीं है कि सबसे महंगी चीज़ ली जाए या फिर हम बस वो हाई एंड को ही टच करें, नहीं, हमेशा मयाना रवि, दरमियानी, मिडल टू हाई जाएं, मतलब लो चीप ना जाएं। बिल्कुल सही है जी। मैंने क्या किया कि एक क्लाइंट पर जो अच्छी क्वालिटी, जो मार्केट में अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनीज के कलर्स हैं वो लिए, और एक मीडियम लिया कलर। और मैंने कहा कि चलें एक ये भी चीज़ क्लियर की जाए कि क्या कलर जल्दी वॉश ऑफ होते हैं, क्या होता है। तो मैंने हाफ फ्रंट से स्टार्ट किया, हाफ हेड बैक तक, एंड एक कलर और सेम कलर का नंबर दूसरी कंपनी का, ताकि मैं अगर चेक करूं कि कौन सा कलर जल्दी निकल जाता है। ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि एक अपने आप के लिए भी वही कहते हैं जवाब देने के लिए करके आप देखें तो सही कि वाकई ही कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं कि हमें भी पता होना चाहिए। तो मीरा, मैंने नोट किया कि कलर का जो था वो सबसे बिल्कुल सेम कलर रहा। कंपनी, डिफरेंट कंपनीज से कलर का शेड में ज़रूर फ़र्क होता है, क्योंकि हर कंपनी का एक अलग लेवल होता है। राइट। शेड थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आएगा, अगर ब्राउन है या इवन डार्क कलर है, इवन रेडिश में, उसमें थोड़ा सा कलर में शेड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मगर ऑलमोस्ट वही होता है कलर। तो उसमें ये हुआ कि जो हेयर लाइन है फ्रंट से, यहाँ से जल्दी निकलता है कलर, पीछे से कलर जो है वो कंपैरेटिवली देर से निकलता है। एंड जो आपकी पार्टिंग होती है, जहाँ पर भी आप करते हैं, एक तो पार्टिंग करते हैं, मांग जिसे कहते हैं, वहाँ पर, और सम टाइम्स हमारी नेचुरली एक पार्ट हेयर फॉल ऐसा होता है कि ना पार्ट बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पर जल्दी कलर निकल जाता है। क्यों? उसकी वजह से ये है अच्छा, उसकी वजह नंबर एक ये है कि हमारी जो डेली रूटीन है उसमें हम बाल टाई अप कैसे करते हैं, हम लोग फेस वॉश करते हैं, लाइट का भी बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा। और इस वजह से हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे होते हैं, और उसे बचा कर तो नहीं हम करते, वो सारी चीज़ें वज़ू कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपैरेटिवली कलर जल्दी निकल जाता है। अच्छा, ये आपने अच्छा बताया, क्योंकि ये मेरा भी मसला है, ये बहुत बड़ी शिकायत वाइट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी शिकायत है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैंने कहा ये जरूर मैंने चेक करना है। और दूसरी तरफ ये आ जाता है कि आप हेयर टाई कैसे करते हैं। अच्छा। जितना टाइट करके पीछे बाल बनाए होते हैं उतनी जल्दी कलर निकलता है, जितना लूज करके बाल बनाए होते हैं उतना लॉन्ग लास्ट करता है। अच्छा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन वैलिड पॉइंट है। वैलिड पॉइंट है। जिनके बाल जल्दी, मैं तो समझती थी कि उम्र का तकाजा होगा ये कि जल्दी, या बाल की ग्रोथ ऐसी होगी कि इतना जल्दी नीचे से वाइट बाल आ जाते हैं। जितनी जल्दी बाल का कलर मतलब ये स्किप करता है, मैं स्किप करती हूँ उसमें। मुझे ये कि वो ट्रैवल कर रहा होता है कलर। अगर बालों की ग्रोथ पर सिर्फ रहेंगे तो बाल तो हमारे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था कि हमारे फेस के आगे के बाल वाइट इसलिए जल्दी होते हैं और मांगों के इसलिए जल्दी होते हैं कि हम इसको धूप में ज्यादा होता है, ये मेन लाइट, वो मेन एरियाज होते हैं जी। और मीना, दूसरा ये मैं बार बार अपने क्लाइंट से यही कहती हूँ कि प्लीज आप इतना कॉन्शियस मत हो, ठीक है, नेचुरल चीज़ है ये, थोड़े से बालों को थोड़ा वेट करें और टाइम के साथ आप इसे कलर करें। ठीक है। तो नाज़रीन, उम्मीद है ये अच्छा सा आज बहुत अच्छा पॉइंट उठाया गुल ने, ये मेरे दिल की बात थी लेकिन आज उन्होंने खुद ही बता दी कि दिल की आवाज़। तो चले नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और आज के मेहमान से मिलेंगे। आज हमारे जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो भी एक रियल्टर हैं, वो ब्रोकर हैं और अगेन फीमेल हैं, तो आप ज़रूर यहाँ हमारे साथ रहिए। अभी हमें
हमें ब्रेक ज़रूरी लेना पड़ रहा है क्योंकि नया साल है और हमारे पास बहुत से स्पॉन्सर्स हैं माशाल्लाह, तो उनको भी हमें जो है ना उनको भी हमें टाइम देना होता है। और समीना, एक अभी आप ब्रेक लेने से पहले मैं ये बात कहूँगी कि जैसा कि आप अभी मेरे साथ बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि हम अपने गेस्ट से, अब ज़रूरी नहीं है कि टू द पॉइंट क्वेश्चन करें, हम डिफरेंट ज़रा जनरल क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, ताकि उससे एक आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए नाज़रीन और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज फिर हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत से। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नफीसा, और नफीसा जो है वो उनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है। सो वेलकम नफीसा टू आवर स्टूडियो। हाउ आर यू डूइंग? Thank you. I'm fine myself. How are you? यू आर वेरी वेलकम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी दूर से आए हैं हमारे पास, हमारे स्टूडियो आए, हमारे प्रोग्राम के लिए आए, और हमें बहुत खुशी है कि आप टाइम पर आ गई। नहीं, आपका भी शुक्रिया. Thank you for having me and thank you for calling me. ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले हमारे जैसे हम नाज़रीन को हमेशा बताते हैं कि जो भी गेस्ट आता है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बता दें। तो जस्ट इंट्रोड्यूस थोड़ा सा आप हमारे लोगों को अपने बारे में बता दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा बता दें कि आप क्या करते हो। वो तो हमें सबको पता है रियल एस्टेट में, बट थोड़ा सा अपना पर्सनल बता दें, फिर मैं आगे क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे। Sure. So as आपने बोला, मेरा नाम नफीसा है, नफीसा अख्तर है. मैं होमलाइफ डायमंड्स के साथ काम करती हूँ, और मैं एक्चुअली एक ब्रोकर हूँ. सो मैं रेजिडेंशियल का काम करती हूँ, कमर्शियल का भी काम करती हूँ, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है मेरे. जी, तो मैं इस बिजनेस में अबाउट 17 years हो गए. मैं यही पूछना चाह रही थी कि आप मुझे ये बताओ, ठीक है आप रियल एस्टेट और ब्रोकर, अभी मैं आपसे पूछूंगी ये सब क्योंकि रियल एस्टेट बहुत वास्ट फील्ड है, राइट? तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपने इसको यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आपने ये स्टार्ट किया, या आपने कोई और जॉब्स की, या आपने किस तरीके से इस फील्ड में आए? एक्चुअली यूनिवर्सिटी में मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी थी और ECE पढ़ी थी. सो आई वाज गोइंग टू बी अ स्कूल टीचर, जो मैंने 2 साल के लिए की. फिर मैं पाकिस्तान गई हुई थी, वहाँ पे मैं आई वाज टीचिंग इंग्लिश. फिर जब मैं वापस आई थी मेरे पास कोई जॉब नहीं था, तो मैंने उस वक्त रियल एस्टेट को ज्वाइन किया. एक ब्रोकरेज मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त, लेकिन मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी थी. ऑफिस जॉब स्टार्ट एग्जैक्टली. तो उसके बाद मैं होमलाइफ डायमंड्स में आई थी. तो आप जब ऑफिस में गई तो आपको कैसा लगा? आपको इंकरेजमेंट मिली? आपने देखा रियल्टर्स क्या करते हैं, मजे का जॉब है, इट इज योर पर्सनैलिटी, ये सब कुछ? वो ही था. एक्चुअली क्या था, जो हमारा ब्रोकर रिकॉर्ड है टोनी चावला, उन्होंने मुझे बोला था कि आप इन सबको पैसे आप इन सबको हेल्प कर रही हो कि वो पैसे कमाए, आप खुद करो और खुद कमाओ. सो आई गॉट इंटरेस्टेड इन द फील्ड. वैसे मुझे घरों को देखना, जो न्यू बिल्ड्स है, पुराने, आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इट. तो इस मैंने फिर जाके कोर्सेज की और मैं खुद सेल्स पर्सन बनी. उस वक्त आपने जस्ट उस वक्त आपके पास कोई जॉब नहीं थी तो आपने वो ज्वाइन किया, या आपका इंटरेस्ट था? फिर आपने ये डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में आती हूँ? मेरा इंटरेस्ट बाद में आया. सो उस वक्त बस जॉब जरूरत थी. यस तभी तो ऑफिस जॉब ले लिया ना कि सबकी खिंचाई करें. ऐसा ही कुछ समझा. क्योंकि ऑफिस, आई नो कि रियल एस्टेट का जो ऑफिस का वर्क होता है वो टोटली डिफरेंट होता है आम ऑफिस के, कि आपको ऑन कॉल होना पड़ता है, आपको रियल्टर को सारा बताना पड़ता है, कोई बुकिंग्स हैं, कॉल्स हैं, ये है. तो इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब. एग्जैक्टली, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब. तो फिर आप कितने साल रहे एज ए ऑफिस असिस्टेंट? I would say about 6 to 7 years. Okay. फिर उसके बाद I started taking the courses and doing it myself. 6-7 years आपने पूरा बेसिक सीख लिया. बेसिक मतलब मैं पहले सेक्रेटरी थी, सेक्रेटरी से मैं डील सेक्रेटरी हो गई, यानी कि मैं सारे के डील्स देखती थी उनके. I would start dealing with lawyers and जो बैक ऑफिस की चीजें होते थे, मैंने वो किया. फिर उसके बाद I was about to get into management position,
लेकिन मैनेजमेंट के लिए आपको खुद सेल्स पर्सन होना पड़ा, लाइक यू हैव टू लाइसेंस आपके पास, क्योंकि आप फिर किसी के लिए साइन नहीं कर सकते या उनका अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप डील नहीं कर सकते हो क्योंकि आप खुद लाइसेंस नहीं हो। तो तब जाके मैंने बोला मैं जाके अपना लाइसेंस लेती हूँ, खुद करती हूँ, फिर मैं ऑफिसर फिर मैं मैनेजर बन गई ऑफिस की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा संभालती हूँ सब। तो अब जो है आप ये होम लाइफ डायमंड रियलिटी में हो, तो मुझे एक चीज़ बताओ, चलो ये कि बेसिक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी नाज़रीन यहाँ पर कि आप लोग जो हम आम बंदा है राइट, वो तो ये कहता है अच्छा ये रियल्टर है, ये ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है, ये ब्रोकर है, ये सेल्स पर्सन है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है यहाँ पे डेजिग्नेशन? ऑफिस सेक्रेटरी तो चलो हो गया, वो तो एक बेसिक है। रियल एस्टेट की फील्ड कौन सी पोजीशन से पहले स्टार्ट होती है? व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट इन ऑर्डर टू गो अप? Well, first you have to take the courses. जब आपके corporate courses complete होते हैं तो आप एक सेल्स पर्सन बनते हो। ठीक है। अगर आपने आगे जाना है, जिस तरह अगर आपने ब्रोकर बनना है या ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड तक जाना है, आपको 2 साल अपना कंप्लीट करना पड़ता है सेल्स पर्सन के साथ, और यू हैव टू जॉइन अ ब्रोकरेज। वंस यू आर विद अ ब्रोकरेज यू वर्क विद देम फॉर 2 years। फिर आप दूसरी लेवल पे जा सकते हो अगर आपने आगे स्टडी करना हो, ब्रोकर बनते हो, फिर वहाँ से आपको 2 साल ब्रोकर बनना पड़ता है। और ब्रोकर रिकॉर्ड वो होता है जो एक्चुअल ब्रोकरेज वो ही संभाल रहा है, who opens the brokerage and is responsible for is the exactly an owner operator. So जी, उस वक्त आपको क्या फील हुआ कि आपको कमर्शियल में जाना चाहिए या होम, या एट अ टाइम दोनों कर सकते हैं? दोनों ही कर सकते हैं। जब आपको आपकी लाइसेंस मिलती है आप रेजिडेंशियल भी कर सकते हो, कमर्शियल कर सकते हो। It all depends on what your interest is. It also depends on what field you go in, जिस तरह के clients आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ एक कर सकते हो और दूसरा नहीं कर सकते हो। You can do it all. मैं इसलिए पूछ रही थी गुल, क्योंकि देखो ना ये होता है कि होम लाइफ बाज जैसे रीमैक्स है, रीमैक्स एक ब्रांड है जी, राइट? अब जैसे होम लाइफ एक ब्रांड है, अब उसमें अलग अलग ऑफिसेस, किसी के 4 ऑफिस हैं, किसी के 5 ऑफिस हैं, तो वही नाम उनका, जैसे इनका डायमंड है। तो मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ पे लोगों को कि यहाँ पर जो है ना रियल एस्टेट का, हम कहते हैं अच्छा हम रीमैक्स पे, अब किस रीमैक्स पे आप कर रहे हो, किस होम लाइफ? अब मैं होम लाइफ की बात कर रही हूँ बिकॉज ये होम लाइफ, तो मैं कौन सी वाली होम लाइफ में जाऊँ जी? तो मुझे जहाँ मेरा रियल्टर होगा, मैं ये सब तो वो सारे के सारे अच्छे बुरे एक में आ जाते हैं राइट? तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है तो ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड कैन बी द ओनर राइट? अगर वो उसका रियल एस्टेट से ताल्लुक होना जरूरी होता है या नहीं? जी, क्योंकि जो ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है वो ही सारा कुछ संभाल रहा है इन द ऑफिस राइट? उसके अंडर में लोग होते हैं, उसके अंडर में लोग होते हैं। जो आपका ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड होता है, बेसिकली ही इज रिस्पॉन्सिबल और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ऑपरेशन। सो जितने भी एजेंट्स लाइक उस ब्रोकरेज में काम करते हैं, ये ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड का होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर डील में कोई प्रॉब्लम हो या क्लाइंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो ये ब्रोकर एग्जैक्टली दैट्स व्हेन ही और शी पॉप्स इन। और उसमें फिर ये होता है कि जो अब ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड की जो कंपनी है उसमें ब्रोकर्स दूसरे डिफरेंट ब्रोकर हो सकते हैं जी, हो सकते हैं जैसे आप राइट? सो आर यू प्लानिंग टू बिकम अ ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड? आई एम। ठीक है, हर एक को आगे बढ़ने का वो होता है ना, तो फिर जब आपकी ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड अगर आप आगे बढ़ते हो देन यू विल ओपन योर ओन ब्रोकरेज विद अदर नेम या होम लाइफ का जो भी आप It will be with Home Life. We are expanding. We have agents. अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड हो गया है। हम ब्रैम्पटन में बेस्ड है, हमारा होम ऑफिस ब्रैम्पटन में है। लेकिन हमारे एजेंट्स अब माशाल्लाह से हर जगह आ चुके हैं। So we cover Niagara, we cover London, we cover GTA, we even have out in Oshawa. So exactly. So अब हम थोड़ा सा expand करेंगे. But my hope is yes कि मैं खोलूंगी, then I would open in London, Ontario. Okay, so आप लंदन ऑन्टेरियो को, you stay there, live Yes. there, right? So अभी आप डेली ब्रैम्पटन आते हो या you do it from home? Most of my work is done in London. ज़्यादा मुझे यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है, but I do come back and forth a lot. Okay. Realtors का यही होता है, हमारा कोई पता नहीं होता, right? अगर client की call आती है और वो कहते हैं please like हमें Niagara में दिखाओ,
तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि यार हम लंदन में रहते सो हम नायका नहीं आ तो सकते। इसमें ये ओरिया का जो रियल एस्टेट बोर्ड का है, डोंट यू थिंक ये हर सिटी का अलग है या कुछ ऐसा कोई चक्कर है? यू हैव टू हैव लाइसेंसेस एवरीवेयर, यू हैव टू पे फीस और एनीथिंग? So जो लाइसेंस है वो रिको से मिलता है, द रियल एस्टेट बोर्ड ऑफ ऑन्टेरियो, वो जनरल है, हर किसी का लाइसेंस वहाँ से आता है और ओंटारियो के लिए होता है वो जो ऑन्टेरियो एग्जैक्टली। लेकिन जो बोर्ड्स होते हैं वो अलग अलग से होते हैं। सो आप जिस रीजन के होते हो आपका बोर्ड उस रीजन का होता है। सो जिस तरह मैं लंदन की हूँ तो मैं लंदन बोर्ड के साथ हूँ, जो टोरंटो में होते हैं वो ट्रेप के साथ होते हैं, जो टोरंटो रियल एस्टेट का बोर्ड होता है। सो यूजुअली हर रीजन का अपना बोर्ड होता है, लेकिन एक्सेस एक जैसी है सभी की। Yes, you can find your client places anywhere. एग्जैक्टली, Okay. यस। और कुछ पूछोगे बोला? और बस प्लीज। नहीं तो फिर मैं ही पूछ लेती हाँ हूँ, जी। मैं ही खिंचाई करूँगी। बिल्कुल वही ना, मैं इतने इंटरेस्ट से वो पूरा सुन रही हूँ। गुल को आजकल रियल एस्टेट में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं पता चला फ्यूचर रियल्टर यहाँ बैठा हुआ है। No problem. जब भी करना चाहो, you're most welcome. You can join your brokerage. I used to teach the courses. मजा आता है सुन कर के कैसे, मतलब ये इट्स नॉट इजी एक्चुअली। Right, it's not. नहीं, और आपका बेसिकली देखो ना, हम लेडीज हैं, हमारे दो चीजें बहुत कॉमन होती है। एक तो वी नो हाउ टू टीच पीपल, Yes. मतलब हमें कम्युनिकेशन का इजी रहता है, जी। और दूसरा जिस प्रोफेशन में भी घुस जाते हैं ना, वी आर इनटू इट। We are, yes. और फिर इवन दो यू आर रियल्टर, आपको जब कोई घर पे आप जाते हो, आप देखते हो, तो आधी चीजें तो आपको वहीं पता चल जाती हैं विद एक्सपीरियंस, कि Right. ये घर कितने में बिकेगा, ये क्या होगा, या किस तरीके से होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप रियल एस्टेट का हमें पता चल गया, एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इनटू द real estate? Just said. I've been in the field for about 17 years, and I've been a realtor for about 13, 14 years. Wow. So means 14 years experiences. How do you compare the market before and this time? Oh, Big difference. I say move to London. Market बहुत ज़्यादा oversaturated हो गई है. There's a lot of demand and not enough supply. Especially ये COVID के दिनों में the market has gone crazy. जो मैंने देखा हुआ है in the last few years, percentages have jumped from anywhere from some areas are 19% to almost 45%, to some areas have even gone up to 70-78%. Yes. तो अब आप मुझे इसमें हमेशा हमारा यही क्वेश्चन मोस्टली सबसे होता है कि do you think it's because of the COVID, or do you think it's inflation, or do you think that are these the outside people coming, foreign investors? क्या है जो गवर्नमेंट को इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि वो पैसे को रोक नहीं पा रही? तो ये सारा मेन I don't know if पैसे रोक नहीं पा सकते, but I think a big impact was COVID, क्योंकि COVID की वजह से a lot of people वो घर से अब काम करते हैं. Offices ने भी economically things have changed. Offices अब ज़्यादा downsize कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि why do we have to spend so much on rental if अगर सभी घर से कर सकते तो उनको घर से करने दो. A lot of my clients वो मुझे यही कहते हैं कि अब I'm working remotely, so find me a house out here. City से बहुत सारे लोग अब बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह लंदन तक आ रहे हैं, कुछ लोग वुडस्टॉक पे जा रहे हैं. Even if you forget this side, अगर आप दूसरे side से भी देखो, a lot of people are moving out to Ottawa now. Oshawa, Pickering, Ajax, ये सारे जो बाहर के cities है ना, वो इतने कम टाइम में इतना ग्रो हो चुके हैं, इतना ग्रो, like I said, इतना सारा डिमांड हो चुका है, लेकिन सप्लाई नहीं है. तो वहाँ पर ये हो रहा है. और बेसिकली पता है, लोगों को अब घर में काम करने की उनमें काफी चीजों की बचत भी हो गई है. सबसे पहले तो टाइम, ट्रैवल टाइम, गैस टाइम, राइट? तो गैस भी खर्च नहीं हो रही. ट्रैवल पे बच्चों का स्कूलों का भी जो मसला होता है, छोड़ना है, जाना है, भागना है, तो वो ड्रेसिंग की प्रॉब्लम नहीं है. Exactly. वो आधा टाइम तो आपका वहाँ पे ही बच गया और पैसे भी बच गए. So yes, I think COVID की वजह से economically we've had a very big impact. So do you think कि ये दोबारा ऑफिसेस
हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? अगर लोगों को सपोज जैसे कि बड़ी बड़ी बिग बैंक्स हैं या बड़े कंपनीज हैं, तो वो लोग अगर जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं जिनके मेन ऑफिस डाउनटाउन में हैं या टोरंटो में, तो वो बिल्डिंग्स सब खाली हो गई हैं, राइट? Right. तो वो खाली तो नहीं हुए हैं. I think it's just a matter of companies downsize हो चुकी हैं. तो वो लोग मतलब जो इतने बड़े बड़े 100 इयर्स के उनके एग्रीमेंट्स थे और जो थे, तो उनको फर्क नहीं पड़ा होगा कि दे हैव टू स्टे ऑन दोस लीजेस, या पब्लिक वापस आएगी उधर इम्पैक्ट उस चीज के इंतजार है कि कोविड जाए और सारे वापस आ जाए ऑफिसेस में? क्या ये कमर्शियल जो बिल्डिंग्स है इनका और ये जो रेजिडेंशियल है इनमें कुछ ऐसा कोई इफेक्ट हुआ? Well, like obviously कुछ ऑफिसेस का ज्यादा इतना भी मैंने देखा नहीं है कि कुछ अफेक्ट हुआ है. अगर हुआ है कमर्शियल वाइज आप देख रहे हो, रेंट तो वहीं से बढ़ जाए. रिटेल का थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि a lot of stores have closed down. Restaurants भी कितने स्पेशली छोटे छोटे जो commercial वाले हैं वो close down हुए हैं. So in that sense you've seen a change. But offices इतना ज्यादा नहीं क्योंकि जितना भी वो अपने लोगों को रिमोट रखे, they still have to bring those people back. Banks आप पूरा आप रिमोट नहीं काम कर सकते हो, आपको वापस exactly. So right now जिस तरह अगर आप देखोगे रोटेशन चल रही है कि कुछ बंदे 2 दिन के लिए आते हैं, फिर कुछ और बंदे 2 और दिन के लिए आते हैं. So अभी रोटेशन चल रही है, but at some point that is going to have to come back to full force. Inshallah. But the prices won't go down. No, they won't. उसकी हाँ, एक चीज जब बढ़ जाती है तो उसको नीचे लाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली प्राइसेस, राइट? और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है जैसे बाकी बिजनेसेस जो है उसमें तो मतलब लॉस हुआ होगा, लेकिन प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो रियल्टर इस वजह से जो है yes, no, प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी चीज है जिसका आपका नुकसान कभी नहीं हो सकता. वो तो हमेशा से हमारे बाप दादा कहते थे जमीन ले लो. Exactly. जमीन ले लो, राइट? अब यहाँ पर ये हो गया कि घर भी हो जाए अपना तो बड़ी बात है. जमीनें तो नहीं, लेकिन ये है कि इट्स नाइस इन्वेस्टमेंट. अभी लेकिन एक चीज मुझे और बताओ कि जैसे हमारे प्रोग्राम में और भी रियल्टर आते हैं, हमें बताते हैं, तो ये आप हमें हमारे नाज़रीन को भी पता है बेसिकली, लेकिन अगर सपोज कि कोई बंदा अपना अभी तो 90% यही, या आई विल से काफ़ी हद तक ये हो गया है कि people are taking equity out of their houses and buying another property and giving it for rent. So are there too many renters outside? अभी बाहर हैं रेंट पे या इमिग्रेशन आ रहे हैं उनकी वजह से? Oh yes, immigration is still booming. I mean अभी आप देखो they're handing out PR cards now. पहले तो इतना मुश्किल होता था, अब तो वो आपको वाकई आपके हाथ में दे रहे हैं कि ये लो भाई अब आ जाओ. Exactly. So rental market is still there. That will always be there. Just like आपको कभी इसमें नुकसान नहीं होगा that if you get another property उसकी हैंडल कैसे हो सकती है, क्योंकि रेंटल मार्केट तो हमेशा होगा. तो अब आपकी जो कंपनी है, आप जिस होम लाइफ डायमंड के साथ हो, तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो यू हैव अ होल पैकेज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फॉर देम, क्योंकि बहुत से लोगों की मॉर्गेजेस का मसला होता है और दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि भाई आप लोगों क्या किस तरीके से आप हैंडल करते हो क्लाइंट को? जी, हमारे पास यही होता है, वी हैव एवरीथिंग कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो. चाहे आप लिस्टिंग साइड से आ रहे हो या आप बाइंग साइड से आए हो. सो लिस्टिंग साइड से वी हैव आवर स्टेजर्स, वी हैव आवर ओन लिस्टिंग पैकेजेस जिसमें हम आपको आपके हिसाब से वो डील देते हैं for what you're looking for. और जो buyers हमारे हैं, even to that we have our established lawyers, we have our established mortgagers. So आपको किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो, we have you covered. Okay. So अगर कोई आता है आपके पास तो he knows कि भाई अगर मैं नफीसा के पास जा रहा हूँ and I want और मैं जा रही हूँ, तो बात सब ये होता है ना कि क्लाइंट जो है उसका पीस ऑफ माइंड होता है. जी. अच्छा, एक खास बात पूछूंगी, मैंने अभी तक किसी से नहीं पूछी. मुझे ये बताओ, हु आर दी मेन डिसीजन मेकर्स इन अ प्रॉपर्टी डील? जब आप कोई घर दिलाते हो, कपल होता है, तो कौन मेन डिसीजन होता है? किसका मेन डिसीजन होता है? I would hope the clients. मेल का होता है, हस्बैंड का होता है, वाइफ का? जैसे फैमिली आती है तो उसमें ज्यादा किसका होता है? I would say
वाइफ का होता है। ऐसा होता है। Yes. So how easy it's handled to the ladies? देखो, यूजुअली हम लेडीज को 2 चीजें की होती है, हमारा किचन और हमारी मास्टर बेडरूम और हमारा मास्टर वॉशरूम। अगर वो चीजें सारे सेट हो तो यूजुअली बाकी सारा कुछ तो नॉर्मल चल जाता है। ज्यादा से ज्यादा मैंने यही देखा है कपल्स के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ ये देखा जाता है कि घर में कितना स्पेस है, राइट? बच्चों की अपनी जगह हो, चाहे उनकी पढ़ाई के लिए हो या खेलने के लिए हो, ऊपर हर किसी का अपना स्पेस हो, बेडरूम हो। तो लाइक आई सेड, लेडीज के लिए ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि मेरा किचन बड़ा हो, मेरी पेंट्री बनी हो, क्योंकि सारा कुछ तो हम ही संभालते हैं यूजुअली, राइट? तो बट ऑन अ नॉर्मल, इट यूजुअली क्लाइंट्स को पता होता है कि उनको क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहे हैं, और हम उसी हिसाब से उनको वो कर दिखाते हैं। कि मैंने देखा है बाज दफा डिसीजन मेकिंग हस्बैंड एंड वाइफ की कंफ्यूजन बहुत होती है। अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके साथ, ऐसा कुछ? Oh yes. I guess it's hard to find the perfect house, right? It's like perfect house exists नहीं होती. In the sense that अगर आपके पास millions of dollars हो तो yes, you make it custom made. And then you can get it custom made, you can have the perfect house. But जो ये आपकी resale होती है, कुछ चीजें आपको मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी. So it's about where you're willing to compromise and where you're not willing to compromise. Your haves and your have-nots, or your must-haves and your must-have-nots. तो इस तरह होता है। मैं इसमें और भी डिटेल करूंगी। मैं ऐसे चाह रही हूँ कि एक रियल्टर से जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं मार्केट की ना बात करूँ, मैं जनरल बात करूँ, ताकि आपको भी मजा आए कि भाई आप लोगों को पता चले इसको सब कुछ पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई विल जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड फिर विल नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आते हैं और नफीसा के साथ इसी मौजू को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अच्छी बात चल रही है हमारी नफीसा के साथ। मैं कुछ ऐसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपको भी मजा आए और थोड़ा टॉपिक से हम टॉपिक में रहते हुए टॉपिक्स को डिटेल में आगे बढ़ा दें, राइट? तो आपको सही लग रहा है? आपने ये बहुत अच्छी डिफरेंट लाइक फैमिली पर के बारे में भी पूछा कि कैसा, मतलब उस वक्त मुझे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अभी मैं और भी पूछती हूँ ना। आज हम नफीसा का वो कर रहे हैं कि सब्र का इम्तिहान होता है, राइट? डीलिंग विद द क्लाइंट भी तो यही है ना, यू नीड पेशेंस। You do, yes. You need, क्योंकि आप कभी 15,000 घर दिखा दो, वो उनको एक भी समझ में नहीं आता, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ भी पसंद नहीं आता, कुछ भी पसंद नहीं, राइट? आप पूरा टाइम भी देते हो, सारा कुछ दिखाते हो, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं एंड में कि नहीं, अब हमने नहीं लेना, लाइक हमारा कोई किसी घर के ऊपर कोई दिल नहीं है लगा। कभी ऐसा भी हुआ, कभी ऐसा भी हुआ कि फर्स्ट ही, मतलब उसमें या फर्स्ट और सेकंड दिखाने में ही क्लिक कर गया? Oh yes, oh yes. I guess हर किसी की पर्सनालिटी और हर कोई like हर कोई डिफरेंट होता है, exactly. कुछ लोग, उनको पता होता है कि उनकी विजन है कि हमें ये चाहिए, हमें पता है क्या चाहिए, सो उसी हिसाब से दिखाते, तो और राइट अवे 3 घर दिखा दो, वो आपको बता देंगे ऑफर डाल दो। एग्जैक्टली, ऑफर डाल दो। बहुत ज्यादा देखें तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन होती है। यस, लाइक कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ मैं महीनों काम कर रही हूँ और फिर भी कुछ नहीं। और इस मार्केट में भी थोड़ा सा ये भी आजकल चल रहा है कि आप ऑफर डालो लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि 10 और ऑफर ऊपर है, राइट? सो ये भी एक बहुत वो इसीलिए मैं पूछने अभी आ रही थी, क्योंकि देखो क्लाइंट जो है ना पहले से अपना होमवर्क कर लेता है, और आप लोग जैसे हो उनको पहले से मॉर्गेज का बता देते हो कि भाई आप इतने पे अप्रूव हो गए जी। इनको सब पता, होमवर्क। आजकल का क्लाइंट भी होशियार है, उसको पता होता है कि मुझे 10% पे नहीं मिलेगा, मुझे 20% मिलेगा, तो मिलियन का है तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए क्लोजिंग। तो दे नो कि चलो मेरे पास $3-4 लाख है, 3 लाख से कम चाहिए अगर मिलियन, और आजकल तो मिलियन से कम की बात ही नहीं है जी। इनफैक्ट इफ देयर इज अ फैमिली, नॉट ओनली कपल, राइट? तो फिर उसके लिए सपोज करो कि भाई आपके पास क्लाइंट आते हैं और आपने कहा चलो फीमेल से भी आपने डील कर लिया, आपने बहुत कुछ दिखा दिया, घर भी दिखा दिए, पसंद भी आ गए, फिर आपने कहा कि ऑफर के ऊपर हमारे अटक जाते हैं काफी क्लाइंट, राइट? लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि चलो ऑफर पे निकलते, यू नो कि क्लाइंट इज सीरियस, राइट? अब मुझे इस बात का बताओ कि क्योंकि रियल एस्टेट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, राइट? यस। और लोगों ने
मुझे मैं आई एम सॉरी मैं ये बात पूछ रही हूँ, लेकिन ये कि लोगों ने भी तो रियल्टर्स को बड़ा मिसयूज कर रहे हैं कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक कि एक के पास जाते हैं फिर दूसरे के पास जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या आपका किस तरीके का सिस्टम होता है? जी ये भी होता है कि कुछ लोग जंप करते हैं, वो खुद ही अपने आप के लिए टेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कौन सूटेड है। मेरे पास भी क्लाइंट्स आए हुए जो कहते हैं कि हम किसी और के साथ काम कर रहे थे लेकिन हमें पसंद नहीं था या कोई बात हुई थी। मेरा ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि एज लॉन्ग एज आपने किसी के साथ कुछ साइन नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपने कुछ साइन किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर मैं बीच में नहीं आती। Exactly. So at that point in time, I suggest you work with that realtor, or you get out of that contract. Then So how can people come out of the contract? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, ये भी हमारे लोगों को बता दो जरा। देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग होता है, हर कंपनी का शायद अलग अलग clauses होते हैं. So there's no basic clause for it. There are your standard clauses. Standard, yeah. But यही होता है कि it all depends कि उस realtor ने आपके साथ क्या बातचीत की और आप लोगों ने क्या terms पे agree किया हुआ है. So I guess for me, the best I could suggest, if you're not happy with your realtor, talk to their broker of record and see if they're willing to let you out of that contract. वरना हर contract का, just like any contract, उसका कोई time होता है, चाहे 60 days हो, 90 days हो. You might unfortunately have to wait for that time. लेकिन फिर उसके बाद you can go ahead and do what you like. अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये भी हुआ था ना बीच में, जो रिसेशन आया था और जो घर रुका हुआ था, काफी लोगों ने एक दूसरे को सू किया था और मसले हुए थे. तो मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि भाई अगर सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट में है तो उस बेचारे का क्या कसूर होता है ना. बाज दफा क्लाइंट भी जिद्दी होता है तो बाज दफा रियल्टर भी जिद्दी होता है, अंदर अंदर सबका चल रहा होता है, राइट? Yes. Because it's basically a business in the end of the day for Right. both. और you won't like to lose your client, because if you're losing your client you think मैंने कुछ गड़बड़ की है तभी तो वो जा रहा है. वो जा रहा है, exactly. कोई नहीं चाहता कि उसका क्लाइंट लूज हो. लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ना कि लोग भी ग्रीडी हो गए हैं. Yes. People are also taking advantage of the system, right? तो वो इसलिए मैं चाह रही थी कि भाई बाज लोग ऐसा करते हैं, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, कि जीजी पे भी ढूंढ रहे हैं उधर भी ढूंढ रहे हैं, तो रियल्टर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कहाँ ले जाए. Right. Right? टू मैनी बोलते हैं बहुत से छोटे छोटे लूप्स. हमने तो ये घर देख लिया, आप हमें वो घर दिखा दो. वो कहाँ होगा, आप किधर होगे? Yes, नहीं ये होता रहता है. Like unfortunately हमारे business में ये होता है. Any time of the season, आपको कोई ना तो कोई, like sometimes आपको कोई इस तरह का भी मिल जाएगा who's just curious. वो actually serious नहीं है, but how do you tell, right? Like थोड़ा सा पर्क सकते हो, थोड़ा सा पूछ सकते हो, but ultimately it's a part of our business, right? It is our job to go out, show the houses. The best advice I could give is आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इंसान का. So if you see someone's wasting your time, don't waste your time. If you are taking on a client, ask the right questions. Have you been pre-approved? How much have you been pre-approved for? Yeah. Who's your mortgage? Even if they're not working through your system, find out who they're working with, have a conversation. So इस तरह आपका time बचता है. Right. That's the best you can do really at that time. मैं इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि आपका तो A to Z सब काम है, लेकिन बाज़ दफा लोग होते हैं ना कि हम अपना करेंगे. हमको A+ है. बाज़ दफा तो C पर होते हैं तो भी कहते हैं हम A+ ही हैं. You don't know. You don't know. Yeah. क्योंकि जब वो बाज़ दफा अच्छी पे वाले लोग होते हैं उनको नहीं मिलता लोन, right? So they know that they have money, but sometimes that money is not qualified also. Exactly. Right? क्योंकि हर चीज का बैंक्स का अपना तरीका होता है. They have to show certain things, but that's just it. It's about, अगर आप सही questions पूछो तो आपको पता चल जाता है कि ये क्लाइंट कहाँ पे स्टैंड करता है. क्या आपकी ब्रोकरेज आपके एजेंट्स को ट्रेनिंग्स वगैरह देती है? हाँ जी, हम वीकली ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशली न्यू एजेंट्स को जो अभी ज्वाइन करते हैं, स्कूल से निकल आते हैं. अदरवाइज हम मॉर्गेजर्स को भी लेके आते हैं ऑफिस में, हम बैंक वालों को भी लेके आते हैं, so that they're up to date, right? We like to keep our agents up to date
on all the information that's needed for them, ताकि जब वो अपने client से बात करे तो वो भी informed हो. अच्छा, अब मुझे चलो आपका हमें तो पता चल गया, बेसिक तो पता चला कि मैं रियल एस्टेट की एक चीज़ और बताऊंगी मुझे, बीइंग अ फीमेल, ये बताओ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ फीमेल रियल्टर देन अ मेल रियल्टर. Do you think that it is okay, या कुछ मुश्किलें ऐसी आती हैं जहाँ पे आप बोलते हैं क्या भाई मैं तो फंस गई? I think it depends on the brokerage you're with. Okay. Especially, I think in any field, चाहे आप realtor हो या जो भी हो, it all depends on the office environment you work in. And alhamdulillah in our office ऐसी कोई सभी की equal respect है, equality है, हर कोई एक दूसरे को help करता है. We have our teams in our office. So ऐसी कोई मुश्किल alhamdulillah मुझे कभी नहीं मिली. I don't know about other realtors, but for myself, the business in itself is a struggle. Clients go, like the clients go, every individual realtor has that struggle. जहाँ पे उन्होंने अपने clients को पकड़ना है, right? So that's an individual struggle. But I don't think I've ever seen it as a problem in terms of being a female. Yes. तो बहुत सी दफा होता है कि लेडीज को आती है प्रॉब्लम्स, कभी फैमिली हो गई, कभी बच्चों का मसला हो गया, कभी हस्बैंड का मसला हो गया, तो वो हस्बैंड चले जाते हैं, बीवियां जो रियल्टर होती हैं उनके साथ हस्बैंड भी जा रहे होते हैं कि अच्छा भाई रात में जा रही है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंसी का वो हो जाता है कि भाई ये मसले होते हैं. तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि भाई मदर जब हो जाती हैं, लेडीज बच्चे भी होते हैं, तो उनका जितना भी वो बिजनेस कर ले, जितना भी वो आगे बढ़ जाए, बच्चों का तो एक सॉफ्ट कॉर्नर माँ के लिए बात ही नहीं है. दो चीजें आ जाती हैं, एक एज अ लाइक मदर और वाइफ, एक वो चीज है, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती हैं, वो तो देखें कोई भी जॉब करनी होती है उसे हमने एडजस्ट करना ही करना, मगर दूसरी चीज है जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पब्लिक की तरफ से या फिर जो आपके होते हैं competitors. Competitors, yes. Like I said, alhamdulillah, मेरे लिए ऐसी कोई कभी problem नहीं हुई, in the sense that मेरी family भी बहुत, we're very strong. मेरा भाई भी, he runs his own business, I've helped him with that. मेरे dad businessman थे अपने पूरी जिंदगी में, so उनको हमेशा था कि मेरे बच्चे जो हो वो भी business में जाए. So we've had that support. क्योंकि मेरा भी कभी होता है, like I've had to do offers 11 o'clock at night, right? तो कभी वो भाग दौड़ होती है, but alhamdulillah ऐसी कोई कभी बात नहीं हुई where it was hard. And even बच्चों के साथ it all depends कि आप अपना system कैसे बनाते हो, right? अगर support हो, which alhamdulillah मेरे साथ है, so वो कभी problem आई नहीं. If you have a good support system, I think it makes it easier, especially ladies के लिए, क्योंकि मर्दों का तो वो ही होता है, like they go out, they do what they have to do, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता. Working hours जो है उन्होंने उनका वो exactly उनका अपना ही होता है. But for us, yes, in that sense, हमारी planning करनी पड़ती है whole day. Exactly, वो planning करनी पड़ती है. इसीलिए when you do a proper planning, फिर then you become a proper successful person. Exactly. Right? ये नहीं है कि आप जो है ना planning नहीं करो और आप business में successful हो, कोई भी business. वो exactly. और खास तौर पे जहाँ पर commitment हो और जहाँ पे आपको अपनी बिल्कुल बिल्ड बनानी है, और आप लोग को तो माशाल्लाह आप लोग को, आपको कितने, if you don't mind, can I ask you how many awards have you got, any rewards for the real estate sale and all that? I have, alhamdulillah, I've received about 10 rewards over the years. I haven't counted exactly, but alhamdulillah, I've received about 10 awards over the years. MashaAllah. Which one was the best one you liked? I guess the best one was the most elite, like award of the year was the most elite, like the highest elite salesperson exactly of the year. राइट. तो अब आप मुझे, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम की कमी हो जाती है, मैं तो जब घुस जाती हूँ सवालों में तो भूल ही जाते हैं कि टाइम जा रहा है, तो आप मुझे जाते जाते ये बताओ कि अगर कोई कंपनी कोई बंदा जो रियल्टर नया है, तो आप उसको क्या मैसेज दोगे? कि एक तो ब्रोकरेज ज्वाइन करो, लेकिन एक बेसिक मैसेज क्या दोगे? हाउ मच स्ट्रगल दे हैव टू डू, व्हाट दे हैव टू डू, कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी, I would suggest as a new realtor, the best
advice I could give you is keep it old school. Do the door knocking, meet with people, make calls, cold calls. यही जो पुराने तरीके हैं ना, they're sometimes the best things for you. To make your business a success. वहाँ से word of mouth. You know, आप जब थोड़ी सी deals करते हो, people start to get to see what your work is like. तो वो खुद फिर आगे जाके लोगों को बताते हैं that this was. काम करोगे जितना. And be exactly. And what do you think? They should be a part-time realtor or full-time realtor? What is beneficial? I would say full-time. If you're going to get into this business, do it full-time. Part-time, agar show ke liye kar rahe ho, then it's okay. Like if you're not in it for making a career out of it, बस show के लिए है या खुद के लिए आपने कुछ कर दिया, अगर आप खुद investor हो या इस तरह का, then it's okay. But otherwise, if you want to be a successful realtor, you need to do it full time. Nafeesa, it was very nice talking to you. थोड़ा सा different हमने किया, हमने market की strategy नहीं ली, हमने ज़्यादा mortgage का नहीं पूछा, but we just wanted कि आप female हो, so you can come and let other females, because आजकल हमारे females भी बहुत entrepreneur हैं, they are यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आगे बढ़ रही हैं, dedicated हैं, लेकिन एकदम jump तो नहीं कर सकते ना, आप कहीं भी आप जाते हो तो you have to start from the beginning. तो beginners जो होते हैं वो पहले दिन ही तो आगे नहीं बढ़ जाते. Even I started from the bottom and I worked my way up. So ये तो हर चीज में होता है. And I think चाहे जो भी business हो या जो भी काम हो, जितना आप knowledge उसका पहले लेते हो तो फिर उतना ही आपको success मिलता है. I think that's where my success came from. So we really thank you and we really appreciate you for coming to our show. बहुत मजा आया, बहुत अच्छी तरीके से नॉर्मल से गुफ्तगू हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा. नफीसा बड़ी दूर से आई हमारे साथ, ये अपनी एक ब्रोकर हैं, होम लाइफ डायमंड, होम लाइफ डायमंड, इतने सारे नाम होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, होम लाइफ डायमंड की. और इंशाल्लाह जो है अगर आपको कोई भी कुछ सवाल हो या आपको कुछ भी पूछना हो रियल एस्टेट के बारे में तो आप नफीसा को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर भी आएगा, आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. ठीक है नाज़रीन, तो इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक अगले मेहमान के साथ, एक नए मेहमान के साथ. और एक नया साल है, नई नई कोशिश है हमारी, हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें. सारा साल आपने हमारा साथ दिया है लास्ट ईयर, और इस साल भी आप हमें इसी तरीके से पाएंगे इंशाल्लाह. बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी कुछ और चेंजेस लाएं, गुल को हम और तंग करें. देखें अब क्या होता है. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक अगले मेहमान के साथ.